जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 15 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मौर्य प्रशासन को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? मौर्य प्रशासन को हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाइए जरा। तो आप किसको डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथियों? हम डिस्कस कर रहे हैं मौर्य प्रशासन को। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। क्या हेडिंग लिखेंगे? मौर्य प्रशासन। राइट, लिख लिया। अब देखिए, मौर्य प्रशासन के बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि मौर्य प्रशासन की जो शासन प्रणाली है, क्या है? शासन प्रणाली। वो कैसी शासन प्रणाली है? तो मौर्यों की जो शासन प्रणाली थी मेरे साथी, वो केंद्रीय शासन प्रणाली थी। कौन सी थी? केंद्रीय शासन प्रणाली थी। राइट, ठीक है, याद रखेंगे आप कि मौर्यों की जो शासन प्रणाली थी वो कैसी शासन प्रणाली थी? केंद्रीय शासन प्रणाली थी। और इस केंद्रीय शासन प्रणाली को अ, इस केंद्रीय शासन प्रणाली की अगर हम ढांचे की बात करें कि ढांचा किस टाइप का था, तो इसका ढांचा जो है वो टोटल 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड था। कितने लेयर्स में डिवाइड था? 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड था। ठीक है, तो आइए इन 5 लेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 5 लेयर्स के अंदर सबसे ऊपर जो आता था वो केंद्र आता था। ठीक है, केंद्र के फिर जो नीचे हुआ करता था वो प्रांत हुआ करता था। प्रांत के जो नीचे हुआ करता था वो मंडल था। मंडल के जो नीचे था वो विषय था। और विषय के जो नीचे था वो था ग्राम। राइट, तो इस प्रकार से ये 5 लेयर्स थी किसकी? मौर्य प्रशासन की। केंद्र, प्रांत, मंडल, विषय और ग्राम। ठीक है, हम अगर इनके प्रमुख की बात करें कि केंद्र का जो प्रमुख था वो कौन था, तो केंद्र का जो प्रमुख था मेरे साथियों वो राजा था। कौन था? राजा था। प्रांत की अगर हम प्रमुख की बात करें तो उसको हम प्रांत का प्रमुख जो होता था वो कुमार हुआ करता था। कुमार, या फिर आप उसे आर्यपुत्र भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे उसे? आर्यपुत्र बोल सकते थे, या फिर आप उसे राष्ट्रिक बोल सकते थे। ठीक है साथियों, क्या बोल सकते थे? आप उसे राष्ट्रिक बोल सकते थे। ठीक है, अगर हम मंडल के प्रमुख की बात करें तो मंडल का जो प्रमुख हुआ करता था उसे हम प्रादेशिक बोला करते थे। क्या बोला करते थे मेरे साथियों? प्रादेशिक बोला करते थे। विषय के प्रमुख को हम विषयपति बोलते थे। क्या बोलते थे? विषयपति। ठीक है, और ग्राम का जो प्रमुख हुआ करता था साथियों उसे हम बोलते थे ग्रामीणी। क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे। ठीक है, तो ये कुछ मौर्य प्रशासन की केंद्रीय शासन प्रणाली का ढांचा था जो आपने देख लिया। ठीक है, ये 5 लेयर्स हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो आप उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पर प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी। राइट, तो देखिए, मौर्य प्रशासन के अंदर काफ़ी सारे अधिकारी हुआ करते थे। जाहिर सी बात, एक शासन प्रणाली तो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के अधिकारी होंगे और सभी के काम भी अलग अलग होंगे। लेकिन प्रमुख अधिकारियों की जब भी हम बात करते हैं तो फिर 2 लोगों के नाम आ जाते हैं। 2 लोग कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका पुरोहित। कौन होगा? पुरोहित। और एक जो है वो कौन होगा? आप बोल सकते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, एक पुरोहित हुआ करता था। ये राज्य के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पुरोहित बनना है और मुख्यमंत्री बनना है तो इसके लिए आपको एक परीक्षण देना होगा। एक आप बोल सकते हैं एक तरीके से एक एग्जाम होता था। उस एग्जाम को हम बोलते थे उपधा परीक्षण। ठीक है, क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण। तो ये परीक्षण आपको देना होगा, उसके बाद जो है आप एक पुरोहित या एक मुख्यमंत्री बन सकते थे मौर्य प्रशासन के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं। हम स्रोत की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्रोत की बात कर लेते हैं। इट मीन्स हम सोर्सेस की बात कर लेते हैं कि हमको मौर्य प्रशासन के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी जो है वो मिल सकती है। तो मौर्य प्रशासन को जानने के काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, जिसमें एक आपका अर्थशास्त्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? एक अर्थशास्त्र हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो ये पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो फिर दूसरा सोर्स जो है वो इंडिका है, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थर्ड नंबर पे आ जाता है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है अशोक के अभिलेख। राइट, क्या आ जाता है? अशोक के अभिलेख। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये मौर्य प्रशासन को जानने के सोर्सेस हैं।
तो सबसे पहले हम इन सभी के बारे में तो नहीं जानेंगे, ठीक है। अशोक के अभिलेख तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट है। अशोक के अभिलेख हमारे कंप्लीट है, ठीक है। हम जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात कर ही चुके हैं जब हमने मौर्य प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे थे, तब हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक अर्थशास्त्र एक इंडिका है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो इंडिका को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको मालूम तो है ही कि अर्थशास्त्र किसकी है। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और इसके अलावा इंडिका जो है वो किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। ये आपको पता है, राइट। ये मेगास्थनीज ने लिखी है और ये आपकी चाणक्य ने लिखी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र से हमको क्या क्या जानकारी जो है वो मौर्य प्रशासन के बारे में मिल जाती है। और फिर उसके बाद हम इंडिका को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आप अर्थशास्त्र, ठीक है। हम अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं, क्या लिखेंगे आप? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में लिखिए जरा। देखिए अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए राजनीति, राजनीति व लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक, पर लिखी गई पहली पुस्तक, राइट। याद रखेंगे आप कि ये जो आपकी अर्थशास्त्र है इसका कनेक्शन जो है इकोनॉमिक्स से नहीं है। अगर आपको दिखा दो ऑप्शन मिले, इकोनॉमिक, जस्ट वन मिनट, इकोनॉमिक, और दूसरा मिले आपको क्या, दूसरा मिले आपको पॉलिटी। तो अगर आपको देखा जाए तो ये जो आपकी अर्थशास्त्र बुक है ना, ये इसका कनेक्शन इकोनॉमिक्स से नहीं है, इसका कनेक्शन पॉलिटी से है, ठीक है। तो नाम इसका अर्थशास्त्र, लेकिन ये किसकी बुक है? ये पॉलिटी की बुक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि गुप्तचर, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाली पहली किताब, वाली पहली किताब, ठीक है, राइट। तो जो अर्थशास्त्र है इसमें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया गया है, राइट। और नेक्स्ट पे अगर हम बात करें साथियों, तो इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये आपने देखा किसके बारे में बताया गया है? गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गुप्तचर प्रणाली के बारे में बताया गया, तो इसमें गुप्तचर विभाग भी डिस्कस किया गया होगा, क्या? गुप्तचर विभाग डिस्कस किया गया होगा। तो गुप्तचर विभाग को यहाँ पर क्या बोला गया है? गुप्तचर विभाग को यहाँ पर जो है वो महामात्य पर्षण बोला गया है। क्या बोला गया है? महामात्य पर्षण, राइट। क्या बोला गया है मेरे साथियों? महामात्य पर्षण बोला गया है। और इसका जो मुखिया होगा, कौन होगा? जो मुखिया होगा उसे बोलेंगे क्या? उस मुखिया को बोलेंगे महामात्य सर्प, राइट। क्या बोलेंगे? महामात्य सर्प, राइट। क्या बोलेंगे मेरे साथियों? इसको महामात्य सर्प जो है वो बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर हम भू राजस्व की बात करें, भू राजस्व, तो यहाँ पर भू राजस्व जो है मेरे साथियों वो 1/6 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 1/6 भाग, ठीक है, क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे कि 1/6 भाग यहाँ पर जो है वो भू राजस्व हुआ करता था, ठीक है। ये भू राजस्व प्रणाली जो थी ना, ये किसी एक स्पेसिफिक जगह पर लागू नहीं थी, ये पूरे पूरे ऑल इंडिया यानी पूरे भारत में लागू थी, पूरे भारत में लागू, राइट। क्या थी? पूरे भारत में जो है वो लागू थी, ठीक है। अब देखिए मेरे साथियों, अर्थशास्त्र के अंदर जो है वो सप्तांग सिद्धांत को बताया गया है, ठीक है। तो सप्तांग सिद्धांत को आप जान लीजिए, किसको जान लीजिए? सप्तांग सिद्धांत को आप जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर। किसको जान लीजिए आप? थोड़ा सप्तांग सप्तांग सिद्धांत को आप जो है जान लीजिए। यहाँ से एसएससी के अंदर तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, नो डाउट पटवारी के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये टॉपिक है तो हम इसको जो है वो डिस्कस कर ही लेते हैं, क्लियर। सप्तांग सिद्धांत के अंदर इन्होंने जो है वो 7 लेयर्स बताई हुई हैं। क्या बताई हुई हैं? 7 लेयर्स इन्होंने बताई हुई हैं, किसकी? स्टेट की, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि स्टेट में जो किसी भी एक पावरफुल स्टेट को
डिज़ाइन करने के लिए 7 लेयर्स होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पावरफुल स्टेट बनाने के लिए 7 लेयर्स होनी चाहिए। वो 7 लेयर्स कौन कौन सी होंगी? सबसे ऊपर राजा होगा, फिर अमात्य होगा, राइट। पहले राजा, फिर अमात्य होगा, फिर उसके बाद जनपद होगा, फिर उसके बाद जो है दुर्ग होगा, राइट। फिर उसके बाद कोस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दंड आएगा और 7वें नंबर पर जो है मित्र आएंगे, ठीक है। तो कई बार पूछा गया सप्तांग सिद्धांत का 7वां हिस्सा कौन सा है, तो फिर मित्र आंसर होता है। या हाँ, मित्र का तो रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा गया, हर बार यही कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि सप्तांग सिद्धांत का 7वां हिस्सा कौन सा है, तो फिर वो आंसर हो जाता है मित्र, ठीक है। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र में ये जो बात ये सप्तांग सिद्धांत बताया गया, तो इसमें इन सभी को जो है वो कुछ ना कुछ विशेष तौर पे जो है वो डिजाइन किया गया है। वो विशेष बात क्या है वो देख लेते हैं। कौटिल्य जी का मानना है या चाणक्य का मानना है कि जो राजा होता है वो राज्य का सिर होता है। कौन होता है? राज्य का सिर होता है, राइट। अमात्य जो होता है वो राज्य की आंखें होता है। क्या होता है? राज्य की आंखें होता है, ठीक है। इसके अलावा जनपद जो होता है वो राज्य की जंघाएं होता है। राज्य की जंघाएं होता है। दुर्ग जो होता है वो राज्य की बाहें होता है। क्या होता है? राज्य की बाहें होता है। कोष जो होता है वो राज्य का मुख होता है। राज्य का मुख होता है। दंड जो होता है साथी वो राज्य का मस्तिष्क होता है। राज्य का मस्तिष्क होता है। और मित्र जो होता है वो राज्य के कान होते हैं, राइट। राज्य के कान होते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आ जाइए जरा थोड़ा सा हम और अधिकारियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? अधिकारियों की बात कर लेते हैं। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि दो प्रमुख अधिकारी हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं? दो प्रमुख। एक का नाम पुरोहित है और एक का नाम मुख्यमंत्री है। सिलेक्शन चाहिए आपको तो एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट कौन सा रहेगा? उपधा परीक्षण नाम से एक टेस्ट रहेगा जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया है, किया कि नहीं किया? क्लियर? तो ये आपको पता होगा, राइट। अब थोड़ा सा आगे देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। लिखिए जरा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में, अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। किसका? तीर्थ का उल्लेख मिलता है, राइट। किसका उल्लेख मिलता है? तीर्थ का उल्लेख मिलता है। ये जो तीर्थ हैं ये क्या है? अधिकारी हैं। क्या है? तीर्थ, ठीक है। याद रखेंगे तीर्थ क्या है? ये अधिकारी हैं, ठीक है। जो आला अधिकारी जैसे हम बोलते हैं ना, आला अधिकारी, तो जो आला अधिकारी हैं उनको तीर्थ कहा गया है। और इनकी अगर हम संख्या की बात करें, किसकी बात करें? संख्या की अगर हम बात करते हैं मेरे साथी, तो इनकी संख्या जो है टोटल 18 है। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या है टोटल 18, ठीक है। तो इन 18 में से कुछ आप देख लीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि पुरोहित, सबसे पहले आप देखें जैसे पुरोहित, ठीक है। पुरोहित कौन हुआ करता था? पुरोहित हुआ करता था धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। दान विभाग का प्रधान हुआ करता था, राइट, ठीक है। ये तीर्थ है। ये पुरोहित जो है वो आला अधिकारी, मतलब तीर्थ का मतलब सीधा सीधा सिंपल है आला अधिकारी, ठीक है। वर्तमान दृष्टिकोण में देखें तो जो सचिव होते हैं ना, सचिव हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, वो आपके आला अधिकारी हैं। उन्हें वर्तमान उस टाइम पे तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। तो पुरोहित जो होता था वो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, एक तीर्थ है, ठीक है। इसके अलावा सेनापति की बात करें हम, नाम से ही पता चल रहा है कि सेनापति कौन होगा? सेनापति जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान होगा। किसका होगा? सैन्य विभाग का प्रधान होगा, राइट। कौन होगा? सैन्य विभाग का प्रधान होगा ये, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें साथियों, हम बात करें दौबारिक की। किसकी बात करें? दौबारिक, राइट।
तो जो द्वारिक होगा मेरे साथियों वो कौन होगा, राजकीय द्वार रक्षक होगा, राजकीय द्वार रक्षक होगा। राइट, कौन होगा, राजकीय द्वार रक्षक होगा। नेक्स्ट हम बात करें समाहर्ता की, किसकी बात करें, समाहर्ता की। ठीक है, तो समाहर्ता जो है साथी वो कौन होता है, आय का संग्रहकर्ता होता है, आय का संग्रहकर्ता। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सन्निधाता की, किसकी बात करें, सन्निधाता। तो जो सन्निधाता होता है मेरे साथियों वो होता है राजकीय कोषाध्यक्ष। कौन होता है, राजकीय कोषाध्यक्ष। राइट, राजकीय कोषाध्यक्ष जो है वो कौन होता है, सन्निधाता कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे लिखिए आप प्रशासता, क्या लिखेंगे, प्रशासता। ठीक है, प्रशासता जो है ना मेरे साथियों ये होता है कारागार का अध्यक्ष। कौन होता है, कारागार का अध्यक्ष। राइट, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें साथियों तो प्रदेश ट्री, कौन, प्रदेश ट्री। ठीक है, प्रदेश ट्री जो होगा साथियों ये कौन होता है, ये होता है कमिश्नर। कौन होता है, कमिश्नर हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा व्यवहारिक। कौन रहेगा, व्यवहारिक। ठीक है, तो व्यवहारिक जो रहेगा मेरे साथियों ये रहेगा प्रमुख न्यायाधीश, या बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पे हम देखें तो 9 नंबर पे आपका आ जाएगा दुर्गपाल। कौन आ जाएगा, दुर्गपाल। दुर्गपाल कौन होगा, दुर्ग रक्षक होगा। ठीक है, कौन कहलाएगा ये, दुर्ग रक्षक कहलाएगा। ठीक है, 10 नेक्स्ट हम बात करें अंतपाल की, तो इसका काम क्या रहेगा, ये होगा सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। कौन होगा, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। राइट, कौन रहेगा मेरे साथियों, ये रहेगा सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेस, ये जो सारी जानकारी हमको किससे मिली है, ये हमको मिली है इंडिका से, जो कि किसने लिखी है, चाणक्य जी ने लिखी है। ठीक है, जो कि एक पॉलिटी की बुक रहेगी। राइट, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इंडिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सोर्स के बारे में आ जाते हैं, हम इंडिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको बताया था। ये जो इंडिका नाम से जो बुक लिखी है इसके जो राइटर हैं, या ये लिखी किसने है, ये लिखी है मेगास्थनीज ने। किसने लिखी है, मेगास्थनीज। राइट, किसने लिखी है मेरे साथियों, ये लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, और ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में पॉइंट लिखिए ज़रा। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखिए कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं, वर्तमान में उपलब्ध नहीं। राइट, कौन, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके उद्धरण प्राप्त हुए, उद्धरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से उद्धरण प्राप्त हुए, कहाँ से मिल जाते हैं, एक जैसे एरियन है, इसने जो अपनी लिखे हुए हैं, अपनी बात लिखी है, उसके उद्धरणों में मैगस्थनीज की बातें दिखती हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैबो हो गया, कौन हो गया, स्ट्रैबो हो गया। ठीक है, स्ट्रैबो के अलावा पिल्ली हो गया, प्लूटार्क हो गया। ठीक है, जस्टिन हो गया, डायोडोरस हो गया। ठीक है, ये जो लोग हैं ना इनके इनके उसमें लेखकों में जो इनकी जो उद्धरण है, इनकी जो बातें हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं इंडिका की झलक देखने के लिए आपको मिल जाती है। ठीक है, इससे मिलता क्या है, इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी की अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है इससे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की। किसके प्रशासन की, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी। राइट, इससे क्या मिलती है मेरे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी हमको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल के लिख लीजिए। नोट में आप लिखिए पहला पॉइंट कि मैगस्थनीज के अनुसार, मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था।
कौन था? मार्ग निर्माण का अधिकारी था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, किसका अधिकारी था? ये मार्ग निर्माण का अधिकारी था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, जरा लिख आ जाइए, जरा लिखिए। मैगस्थनीज के अनुसार, लिखिए, मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का, 30 सदस्यों का मंडल करता था। 30 सदस्यों का मंडल करता था, राइट। जो जो 6 समितियों में विभाजित था। 6 समितियों में विभाजित था। ठीक है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, राइट। चलिए, देखिए, इसमें अगर हम समिति की बात करें तो पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, चौथी समिति, पांचवी समिति और छठी समिति। ठीक है, इन सभी के कार्य आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके कार्य आप देख लीजिए इन सभी समितियों के, राइट। ये हमने 6 समितियां देख ली। इन 6 समितियों के कार्य देखिए। पहली समिति का जो कार्य वो होता था उद्योग एवं शिल्प कार्य निरीक्षण। क्या होता था? शिल्प कार्य निरीक्षण। ये आप पहली समिति का कार्य हो गया। दूसरी समिति की बात करें तो इसका कार्य होता था विदेशियों विदेशियों की देखरेख। विदेशियों की देखरेख, राइट। ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरी समिति का जो काम हुआ करता था वो होता था जन्म व मृत्यु का विवरण रखना, राइट। ये तीसरी समिति का कार्य हो गया। आइए जरा चौथी समिति का कार्य हम देखें, तो चौथी समिति का जो कार्य हुआ करता था वो होता था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, राइट। ये हमारा चौथी समिति का कार्य हो गया। पांचवी समिति के कार्य की हम बात करें तो इसका काम होता था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। ये जो है साथियों, ये पांचवी समिति हो गई। ठीक है, छठी समिति के कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य होता था बिक्री कर वसूल करना। बिक्री कर वसूल करना, ये जो है वो छठी समिति का कार्य हो गया, राइट। क्लियर साथियों? ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 समितियां थी, इनके सबके अपने अलग अलग कार्य हो गए, राइट। ठीक है, और इसके अलावा ये तो समिति किसकी होगी? नगर के प्रशासन के लिए। ठीक है, एक समिति जो थी वो, ये तो 5 समिति, जो 6 समितियां आप देख रहे हैं, ये 6 समितियां जो है वो कौन सी हैं? ये 6 समितियां जो हैं वो नगर की प्रशासन के लिए हैं। ठीक है, अब बाकी और 6 समितियां हैं वो कौन होंगी? वो सेना के रख रखाव के लिए होगी। ठीक है, ये जो 6 समितियां आप देख रहे हैं, ये किसकी समितियां हैं? ये सभी नगर प्रशासन के लिए काम करेंगी। किसके लिए काम करेंगी? नगर प्रशासन के लिए जो है वो काम करेंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे अगर देखें तो अब हम, ये तो नगर प्रशासन की हो गई। अब हम आ जाते हैं सैन्य प्रशासन के लिए। किसके लिए? सैन्य प्रशासन के लिए। तो सैन्य प्रशासन के लिए भी वही, टोटल सदस्य कितने होंगे? टोटल मेंबर कितने रहेंगे? 30। ये क्या रहेंगे? जिसमें ये 6 समिति और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। ठीक है, 6 ये समिति हो गई और प्रत्येक समिति के सदस्य, राइट। आ जाइए जरा, तो फिर से अगेन वही 6 समितियां फिर से होंगी। ये
सैन्य प्रशासन की देखेंगे तो पहली समिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। ठीक है, इन सभी के कार्य देख लीजिए जरा। वो हमने जो देखी थी वो नगर प्रशासन की हो गई, ये हमारी सैन्य प्रशासन की है। पहली जो समिति होगी वो क्या देखेगी, जल सेना की व्यवस्था देखेगी, जल सेना की व्यवस्था देखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी समिति होगी वो यातायात व एवं रसद की व्यवस्था देखेगी, एवं रसद की व्यवस्था देखेगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो समिति रहेगी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करेगी, पैदल सैनिकों की देखरेख करेगी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो चौथी समिति रहेगी वो अश्वारोही सेना की देखरेख करेगी। किसकी करेगी, अश्वारोही सेना की देखरेख, अश्वारोही सेना की देखरेख करेगी, राइट। ठीक है, इसके अलावा अगर पांचवी समिति की बात करें तो ये क्या करेगी, ये करेगी गज सेना की देखरेख, गज सेना की देखरेख, राइट। ये क्या करेगी, गज सेना की देखरेख करेगी। और जो छठी समिति रहेगी मेरे साथियों वो रहेगी रथ सेना की देखरेख के लिए, रथ सेना की देखरेख। ठीक है, ये जो 6 समितियां हैं ये सैन्य प्रशासन की 6 समितियां होगी, और ये जो है वो नगर प्रशासन की 6 समितियां होंगी। दोनों जगह हमने दोनों 6 समितियों के कार्य आपको डिफाइन कर दिए हैं। उम्मीद है आप इनको लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इंडिका की थोड़ी जानकारी हो गई। और आगे देखें तो हम मौर्य इंडिका के समाज की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं मैगस्थनीज का समाज। मैगस्थनीज जब भारत आया तो उसने अपनी इंडिका के अंदर भारतीय समाज का जिक्र वर्णन किया है। तो उसने किस टाइप से समाज को देखा है, उन्होंने जो है वो भारतीय समाज को 7 भागों में देखा। कितने भागों में देखा, 7 भागों में देखा। ठीक है, 7 भागों में बोल सकते हैं या 7 वर्गों में देखा। ठीक है, तो मैगस्थनीज का जो समाज है वो 7 वर्गों में विभाजित है। अब वो कैसे विभाजित करता है आइए जरा देख लेते हैं। देखिए, मैगस्थनीज कहता है कि सबसे ऊपर जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे दार्शनिक। कौन हुआ करते थे, दार्शनिक। सेकेंड नंबर पे हुआ करते थे वो होते थे किसान। थर्ड नंबर पे जो हुआ करते थे वो होते थे अहीर। फोर्थ नंबर पे जो हुआ करते थे वो होते थे कारीगर। फिफ्थ नंबर पे हुआ करते थे सैनिक। छठवें नंबर पे हुआ करते थे आप बोल सकते हैं निरीक्षक। कौन, निरीक्षक। और 7वें नंबर पे हुआ करते थे सभासद। कौन हुआ करते थे, सभासद। तो ये मैगस्थनीज का 7 वर्गों में बटा हुआ समाज है, जो कि जिसके बारे में मैगस्थनीज जो है वो बात करता है। ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम कुछ की फैक्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, की पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, राइट। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें साथियों तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। हम जस्टिन के अनुसार बात करें, अगर जस्टिन के अनुसार, तो जस्टिन के अनुसार अगर हम बात देखें तो चंद्रगुप्त की जो सेना थी, चंद्रगुप्त की सेना, इस सेना के अंदर जो है वो 50,000, कितने, 50,000 अश्वारोही थे। कौन थे, अश्वारोही। ठीक है, और 9,000 जो है इसमें हाथी थे। 9,000 क्या थे, हाथी थे। और इसके अंदर जो है 8,000 जो है क्या थे, रथ थे। ये जस्टिन बोलता है, जस्टिन क्या बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के अंदर 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक बात बोल दी इसने जस्टिन ने। जस्टिन ने दूसरी बात क्या बोली, जस्टिन ने ये बोली कि चंद्रगुप्त की सेना में, चंद्रगुप्त की सेना में टोटल टोटल जो सैनिक थे, टोटल सैनिक कितने थे, 6 लाख थे। ये किसका मानना था, जस्टिन का मानना था। जस्टिन क्या बोल रहा है, जस्टिन बोल रहा है ये एक तरफ तो ये डेटा दे रहा है, टोटल सैनिक कितना बता रहा है, नंबर ऑफ सैनिक कितना बता रहा है, वो बता रहा है 6 लाख। ठीक है,
इन 6 लाख की सेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। राइट, कब्जा कर लिया। ये कौन बोल रहा है, ये जस्टिन बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकारी जो भूमि रहेगी, सरकारी भूमि उससे बोला जाएगा सीता। क्या बोला जाएगा, सीता जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे आपको समझ में। इसके अलावा स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को जो है बोला जाएगा क्या, रूपजीवा। क्या बोला जाएगा मेरे साथियों, रूपजीवा जो है बोला जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिना वर्षा के अच्छी भूमि को आदेव मात्रक बोला गया है। क्या बोला गया है, आदेव मात्रक। राइट, क्या बोला गया मेरे साथियों, आदेव मात्रक जो है वो बोला गया है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो अब हम बात कर लेते हैं परवर्ती मौर्यों की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, परवर्ती मौर्यों की हम जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, परवर्ती मौर्यों की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि अशोक के बाद सबसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक के बाद जो है आते हैं कुणाल के बाद आते हैं संप्रति। ठीक है, संप्रति के बाद आते हैं दशरथ, और दशरथ के बाद आते हैं बृहद्रथ। ठीक है, कौन आते हैं, बृहद्रथ। और ये कौन है, ये अंतिम राजा हैं। कौन है, अंतिम राजा किसके, मौर्य वंश के। और इनका अगर शासन देखें तो इनकी जो हत्या हत्या कब करी गई थी, 185 BC में इनकी हत्या करी गई थी। और हत्या करी किसने थी, हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे समझ में आपको इतना। ठीक है, तो परवर्ती मौर्य आपके क्लियर हो कि बृहद्रथ कौन है, इसका अंतिम राजा है। राइट, और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, पॉइंट ये है कि मौर्यों ने 137 वर्षों तक 37 वर्षों तक शासन किया। मौर्यों ने कितने वर्षों तक शासन किया, 137 वर्षों तक शासन किया। और ये जो बात है कौन सी, कि मौर्यों ने 137 वर्षों तक शासन किया है, ये बात कौन बोलता है, ये बात जो है बोलते हैं, ये बात जो है कहाँ लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी भागवत पुराण के अंदर। ठीक है, कहाँ लिखी गई है, भागवत पुराण के अंदर ये बात लिखी गई है। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया। अच्छा, ये थोड़ा हम एक और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पतन के कारण। क्या डिस्कस कर लेते हैं, पतन के कारण जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए पतन के कारण सबसे पहला वित्तीय संकट हो गया। ठीक है, आपने देखा हो वित्तीय संकट पहला रीजन पतन का। दूसरा आ, आ, दूसरा था भागवत धर्म को जो बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो भागवत धर्म को आ, नीचे कर देना, नीचे कर देना, ये भी इनका एक पतन का कारण हो गया। ठीक है, तीसरा दमनकारी शासन, दमनकारी शासन, ये तीसरा फैक्ट हो गया। एंड फोर्थ की बात करें तो अति विकेंद्रीकृत शासन, अति विकेंद्रीकृत शासन, ये इसका एक प्रमुख कारण था। और अयोग्य उत्तराधिकारी तो खैर सभी का रहेगा। देखिए, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ये दोनों जो पोर्शन है किसी भी राज्य के दमन होने के लिए सबसे कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, दमनकारी शासन और अयोग्य उत्तराधिकारी, ये दो प्रमुख रीजन होंगे किसी भी राज्य को पतन करने के। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। तो ये हमारा मौर्य प्रशासन पूरी तरह कंप्लीटली खत्म हो जाता है। उसके बाद हम पुष्य शुंग वंश को डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो के अंदर हम शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटे से टॉपिक होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हाँ, अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से साथ ही साथ हमारे बनाते चलिए, क्योंकि ये देखो सारी चीज़ें हम लिख लिख के इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप नोट्स बनाएं।
ठीक है, क्लियर। बाकी हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे, तो आप परेशान नहीं होना है। क्लियर, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।